हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MGPE 008 का सब्जेक्ट है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। यदि आप इस क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए हैं, इसका आंसर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर विजिबल हो रहा होगा। तो आप इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके, ये एक पेड PDF है जिसे आप परचेज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर यूट्यूब पे आपको फ्री में पढ़ाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है, सत्याग्रह के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण को समझाइए। यानी सत्याग्रह जो है, इसको लेकर गांधी जी के क्या विचार थे, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहली बात, कोई भी क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक उसकी प्रस्तावना यानी इंट्रो, दूसरा उसका मेन बॉडी और लास्ट में आपका कंक्लूजन। तो इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। सत्याग्रह यानी महात्मा गांधी के व्यापक दर्शन का आधार स्तंभ है। यानी अगर महात्मा गांधी के, अगर हम दर्शन की बात करते हैं, सोच की बात करते हैं, उनके चिंतन की बात करते हैं, तो उनके चिंतन में सत्याग्रह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और उनमें सबसे बड़ी, जो महात्मा गांधी जी है, उनकी क्या है, सबसे बड़ी देन क्या है, यही सबसे बड़ी देन है यहाँ पर कि उन्होंने अपने सत्याग्रह पर जो अपने विचार दिए हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह करना। यानी सत्य के प्रति आग्रह करना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है सत्य प्लस आग्रह। यानी सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। गांधी जी के लिए यह केवल एक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार नहीं था। अब देखो, सत्याग्रह का मतलब केवल गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि यह एक जीवन दर्शन और आत्मिक शक्ति है। जीवन दर्शन और आत्मिक शक्ति का मतलब क्या है कि इसे हम अपनी आत्मा में उतार कर हम अपनी पावर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यह अन्याय के विरुद्ध एक सक्रिय, अन्याय के खिलाफ एक ऐसा पावर था जो अहिंसक रूप से नैतिकता का पालन करके हम उनके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर हम बात करें सत्याग्रह के दर्शन की बात या गांधी जी के विचार की बात, तो ये सत्य और अहिंसा पे केंद्रित है। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है, क्योंकि मनुष्य का जो सीमित ज्ञान वाला प्राणी है और वो पूर्णतः सत्य नहीं जान सकता, इसीलिए उसे किसी भी दंड देने या उसे हिंसा करने का अधिकार नहीं है। देखो, सत्य का ज्ञान किसको है, केवल ईश्वर को, मनुष्य को नहीं है। सत्य का पालन करना चाहिए हर किसी को, और जो व्यक्ति हिंसा करता है वो कभी भी सत्य का पालन नहीं कर सकता। अहिंसा का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य तक पहुंचना एकमात्र साधन क्या है हमारे पास में, जब हम अहिंसा का और सत्य का पालन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी के लिए आ जाता है साधन और साध्य की पवित्रता। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि साध्य यानी जो हमारा लक्ष्य है, उसकी गुणवत्ता साधन यानी रास्ते पर निर्भर करती है। देखो, जो भी हमारा लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य तक कैसे प्राप्त करेंगे, जिस रास्ते पे हम चलेंगे। यदि अगर हम खराब रास्ते पर चलेंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। बुरे रास्ते से कभी भी अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। इसीलिए अन्याय के विरोध करने के लिए गांधी जी ने अहिंसा को ही एकमात्र विकल्प चुना है। उन्होंने कहा कि अगर हम खुद भी हिंसा करने लग गए, हिंसा को रोकने के लिए, तो ये कदापि उचित नहीं होगा। अगला है आपका हृदय परिवर्तन। सत्याग्रह का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है कि दमनकारी या शत्रु को शारीरिक रूप से नष्ट ना करना, अपमानित ना करना। इसका उद्देश्य क्या था, हृदय में उनके खिलाफ अपने हृदय को ही क्या कर लो, परिवर्तन कर लो। जब समझ में आ रहा होगा आपके कि जब सत्याग्रह स्वेच्छा से कष्ट सहता है तो वह दमन की अंतरात्मा को जागृत करता है। जैसे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और गलत करने वालों को जब इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं सचमुच में गलत कर रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी नजरों में गिरता है। तो यहाँ पर हृदय परिवर्तन होता है उसका। अगला कॉन्सेप्ट है आप सभी का सत्याग्रह की कार्यप्रणाली। आखिर सत्याग्रह कैसे काम करता है, तो स्वयं कष्ट सहता है सत्याग्रह के अंदर, कि सत्याग्रह अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, बल्कि क्या करते हैं, खुद ही कष्ट को सहते हैं। जैसे उपवास रख लेते हैं, जेल जाते हैं, लाठियां खाते हैं, अनशन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से दमनकारी के अंदर नैतिक दबाव धीरे धीरे हम डालना शुरू कर देते हैं। दूसरा, असहयोग। जब भी हम सत्याग्रह का पालन करते हैं तो जिनके भी खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, हम उनका सहयोग नहीं करते। याद रखना है,
भी जब कोई कानून अनैतिक हो तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से मानने से इनकार करना चाहिए। इसे ही हम क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा, यानी शांतिपूर्ण रूप से जो भी आज्ञा मानने के लिए कही जा रही है उसका पालन ना किया जाए। यह व्यवस्था को चुनौती देने का सबसे शक्तिशाली तरीका था। अगला पॉइंट है आपका डर का अभाव। आपको डरना नहीं है। सबसे बात, गांधी जी का मानना है कि सत्याग्रह कायरों के हाथ में नहीं है, सत्याग्रह उन्हीं के हाथ में जो ना तो हिंसा करते हैं, जो ना ही कायर हैं, और इसमें हिंसा करने वाले से कहीं अधिक साहस उसमें होती है जो क्या करता है, बिना हिंसा के अपने प्रतिशोध के लिए लड़ता है, बिना हिंसा के अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करता है। याद रखना है। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें सत्याग्रह की शुरुआत क्या है, तो चंपारण में 1917 में जो नील की खेती, इंडिगो की प्रोडक्शन के खिलाफ की गई थी। इसके बाद में आगे चलकर हम देखते हैं दांडी मार्च हुआ था नमक आंदोलन के लिए। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का उपयोग न केवल अंग्रेजों को उनकी सत्ता की नींव हटाने के लिए, हिलाने के लिए, बल्कि आम जनता को अपना आत्मसम्मान की भावना भी पैदा करने के लिए की थी। याद रखना आप सभी को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन बना दिया गया। निष्कर्ष के तौर पे आप कह सकते हो कि जो सत्याग्रह है ये क्या है, अहिंसा का है ना, अन्याय के खिलाफ झुकने की बात नहीं करता, घृणा के स्थान पर प्रेम की बात करता है, सहयोग की बात करता है, और जहां न्याय हो वहां पर हमको उसका समर्थन करने की बात नहीं करता, मानवता को बढ़ावा देने की बात करता है। याद रखना है आप सभी को इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, आज की दुनिया में संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? आपको ये बताना है। सबसे पहले 21वीं शताब्दी में संघर्ष का रूप बदल गया। आज वैश्विक युद्ध होने की संभावना कम है। विश्व स्तर पर युद्ध नहीं होते, परंतु स्थायी अशांति और आपका जो प्रॉक्सी वॉर होते हैं, वो उनसे छोटे मोटे जो छुटपुटे वॉर होते हैं उससे हमें देखने को मिल रहा है। आज के संघर्ष केवल सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक, वैचारिक, परिणामिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, डिजिटली स्तर पर भी क्या है, ये संघर्ष हमारे फैल चुके हैं। संघर्ष का मूल असर सत्ता की भूख, संसाधनों का असमान वितरण और पहचान की संकट पर होता है, या इसके हिसाब से होता है। सबसे पहली बात तो संघर्ष का मूल कारण पूछा गया था। संघर्ष का मूल कारण है संसाधनों का दुर्लभ होना। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कुछ देशों में, और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कुछ देशों में है, ठीक है, और उनकी डिमांड पूरी दुनिया में ज्यादा है। लेकिन जिन देशों को सस्ता मिलता है या मिल जाता है तो उनसे तो उनका संघर्ष नहीं होता, लेकिन जिन देशों को नहीं मिलता तो वो संघर्ष करते हैं, है ना। प्राकृतिक संसाधन जैसे विशेषकर जल या ऊर्जा के संसाधन है, उपजाऊ भूमि है, ये कम जगहों पर है, और जनसंख्या वृद्धि के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण इस पर दबाव बढ़ रहा है। भविष्य में युद्ध की अगर हम बात करें, भविष्य में युद्ध होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। जैसे नदी के पानी के लिए, ऊर्जा के स्रोत के लिए, इन सब के लिए हम देख सकते हैं कि भाई संघर्ष बढ़ सकता है होने का कारण। दूसरा है वैचारिक और धार्मिक कट्टरता। देखो आज के संघर्ष में एक प्रमुख कारण हमारी पहचान की राजनीति भी है। धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, इन सब के नाम पर गुट बनने लगे हैं, ध्रुवीकरण होने लगा है। हर धर्म को मानने वाले कुछ लोग अलग हैं, कुछ देश अलग है, इस तरीके से, है ना। तो जो कट्टरपंथी लोग विचारधारा को आज भी मानते हैं, वो उनकी मानसिक संकीर्णता आती है। धार्मिक रूप से वो काफी ज्यादा बाउंडेड होते हैं, और इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, इसकी वजह से हम देखते हैं जो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देती है। आपको ये क्लियर होगा। और हिंसा, इससे क्या होती है, हिंसा को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप सभी का आर्थिक असमानता और गरीबी। भाई वैश्वीकरण के दौर में अमीर और गरीबों के बीच में जो अंतर है वो काफी बढ़ता जा रहा है। अमीर देश और अमीर हो रहा है, गरीब देशों की स्थिति वैसी की वैसी मौजूद है। और अगर हम देखें तो उन देशों में बहुत सा विकास नहीं हुआ है जो गरीब देश है, जहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है। इससे गरीबी ज्यादा होने से वहां पर ना अच्छी शिक्षा है, ना अच्छी स्वास्थ्य है। इससे लोगों में असंतोष पैदा होता है, और आर्थिक असंतोष कई बार विद्रोह का, नस्लवाद का या आंतरिक अशांति का कारण बन जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप सभी का भू राजनीति संतुलन। भू राजनीति संतुलन में क्या है कि विश्व कैसा हो चुका है, बहुध्रुवीय हो चुका है, और जिसके कारण अमेरिका, चीन, रूस, ये उभरती हुई शक्तियों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है। जैसे कि शीत युद्ध के दौर में हमने देखा था कि अमेरिका और सोवियत संघ केवल ताकतवर देश बचे थे, उनके बीच में संघर्ष था दुनिया में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर बनेगा। भू राजनीति को संतुलित करने के लिए हम देख रहे हैं जो ताकतवर देश है उन देशों के बीच में संघर्ष, तनाव, ये चीजें बढ़ रही है, और किसी क्षेत्र में प्रभाव जमाने के लिए महाशक्ति स्थायी गुटों का समर्थन देकर संघर्षों
अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार दो देशों के बीच में अगर संघर्ष बढ़ जाता है तो ऐसे में वो संघर्ष को कम करने में या तो समूह भूमिका निभाता है या फिर बाहरी लोग भी उस संघर्ष में शामिल हो जाते हैं, तो संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाता है, लंबा खिंच जाता है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया के ऊपर भी हम देखते हैं कि कोई देश है, देश का कोई नागरिक है, देश का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश के बारे में कोई गलत टिप्पणी कर देता है, उसके साथ गलत व्यवहार होता है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको संघर्ष या प्रोपेगेंडा देखने को मिलता है। कई बार फेक न्यूज़ भी लोगों को भड़काती है और शांतिपूर्ण माहौल में अचानक कई बार दंगे पैदा कर देती है और लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो गुस्सा है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो ये भी आप लोगों के लिए क्लियर होना चाहिए। संघर्ष के क्या कारण था, आई होप आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। शांति के दूत के रूप में महात्मा गांधी की भूमिका बताना। अब महात्मा गांधी जी शांति को बढ़ावा देने में कैसे सक्षम थे? तो महात्मा गांधी जी वैश्विक स्तर पर शांति के दूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल शांति स्थापित करने के लिए युद्ध की अनुपस्थिति की बात करी है, बल्कि उन्होंने सक्रिय न्याय और मानव प्रेम की सकारात्मक रूप से परिभाषित किया। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को एक दूसरे से प्रेम बनाए रखना चाहिए, एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। उनका शांति का दर्शन कैसा है? अहिंसक है, सत्य पर आधारित है और विश्व में कोई भी संघर्ष सुलझाने के लिए नैतिक आधार प्रदान करता है। गांधी जी की बात जो है वो सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया में संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक नैतिक आधार प्रदान करती है। अब इस वाले कॉन्सेप्ट में मुख्य भाग देखो आप। अहिंसा एक राजनीतिक हथियार बनाना। गांधी जी कैसे? क्योंकि गांधी जी बार बार कहते हैं अहिंसा का हमें पालन करना चाहिए। अहिंसा का हम पालन करेंगे तो हम क्या होगा कि ऐसे लोग जो हिंसा का पालन कर रहे थे वो भी धीरे धीरे अहिंसा की तरफ खींचे चले आएंगे। याद रखना आप सभी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों का आपसी जुड़ाव बढ़े, आपस में वो जो भेदभाव चल रहा है, चाहे वो नस्लीय भेदभाव है, चाहे उपनिवेशिक भेदभाव है, वो भेदभाव ना चले। याद रखना आप सभी को। वैश्विक स्तर पर जो विभीषिका, जो बीमारियां वगैरह फैली हुई है, उसको मिलकर समाधान करने की बात हो, इस तरीके से हम इसको इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आप सभी का, अनेक विश्व शांति आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत। भाई गांधी जी जो है विश्व में बहुत जगहों पर अलग अलग समय पर आंदोलन हुए और उन सब आंदोलन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए। जैसे मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के नागरिक थे जिन्होंने क्या किया, गांधी के अहिंसा का प्रयोग किया था आंदोलन करने में। नेल्सन मंडेला है, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने में गांधी जी का क्या है, जो भी तरीका था उस तरीके को फॉलो किया है। दलाई लामा और आंग सांग सू की, इन्होंने भी क्या किया है कि भाई आंदोलन को दबाने के लिए, आंदोलन को कम करने के लिए अपनी भूमिका निभाई है। अगला कॉन्सेप्ट है आप सभी का, शांति का समावेश मॉडल, सर्वोदय। गांधी जी ने मॉडल दिया था सर्वोदय। हमें क्या करना है, समाज के प्रत्येक तबके का विकास करना है। प्रत्येक तबके का विकास का मतलब है सर्वोदय, सबका उदय होना, अर्थात किसी का भी हम शोषण ना करें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें। याद रखना आप सभी को इस चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निर्माण में नागरिक समाज की भूमिका को बताइए। शांति के निर्माण में नागरिक समाज की भूमिका बताइए। शांति निर्माण की प्रक्रिया में नागरिक समाज जो है वो एक स्वयंसेवी संगठन यानी एनजीओ, इसके अलावा धार्मिक समूह, संस्थानिक समूह, महिला संगठन, सामुदायिक समूह, इन सब ने बड़ी मुख्य भूमिका निभाई है। जहाँ सरकारी प्रयास औपचारिक कूटनीति तक सीमित है, वहीं नागरिक समाज जो है वो अनौपचारिक कूटनीति का भी उपयोग करता है। औपचारिक कूटनीति का मतलब है कि सरकार अपने हिसाब से चोरी छुपे काम करती है और जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नागरिक समाज है, एनजीओ है, वो भी ग्राउंड लेवल पर काम करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है निचले स्तर पर संवाद और विश्वास का निर्माण। ये क्या करती है, निचले स्तर पर संवाद और विकास हो, इसके लिए विश्वास लोगों को पैदा करती है। अगला मध्यस्थता और सुलह। अगर कई देशों के बीच में क्या होता है, अगर संघर्ष है किसी बात को लेकर, तो ये उस बात के संघर्ष को क्या करता है, खत्म करने का प्रयास करता है, मध्यस्थता का काम करता है। मानवाधिकार की निगरानी और सुरक्षा। तो मानवाधिकार जो भी आंदोलन चल रहे है ना लोगों के, यहाँ पर संघर्ष को रोकने का काम करती है और साथ ही साथ लोगों को अधिक से अधिक अधिकार मिले इसके बारे में बात करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष को सुलझाने में भारत की क्या भूमिका है। आप सभी को पता है श्रीलंका में जातीय संघर्ष जो है मुख्य दो तरह की जातियों के बीच में, एक तो बहुसंख्यक जो है सिंगली है और अल्पसंख्यक क्या है, तमिल है।
बहुसंख्यक जो है यानी ज्यादा संख्या में जो सिंगली है, ये बार बार तमिलों पर आरोप लगाते हैं कि भाई आपने क्या करा है, आप बॉर्डर पार करके यहाँ पर मतलब समुद्र पार करके आ गए हो तमिलनाडु के, और आप आके बस गए हो। इसकी वजह से वहाँ पर लोगों को अब रोजगार की, भाषा की, शिक्षा की, इन सब की प्रॉब्लम होने लगी है, जिसकी वजह से इन्होंने लोगों को वापस करने की बात करी। ये आपको क्लियर होगा। और अगर हम देखें तो भारत ऐतिहासिक रूप से, भाषाई रूप से, सांस्कृतिक रूप से श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, और भारत के लिए संघर्ष केवल पड़ोसी देश की समस्या ही नहीं है इसमें, बल्कि तमिलनाडु में बढ़ती जनभावना और क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है। यानी जमीन जो यहाँ के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, वो बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं वहाँ पर विजिट करने श्रीलंका वगैरह में जाते रहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप सभी का मानवीय सहायता और कूटनीतिक पहल। इसके अंदर सिंपल सा ये है भाई, श्रीलंका के अंदर शांति स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने कदम उठाए। इसे कदम क्या उठाए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1980 के दशक में भारत ने क्या किया, श्रीलंका के अंदर जब गृह युद्ध चल रहा था तो भारत ने अपनी सेना भेजी, और इस सेना का मुख्य उद्देश्य क्या था, सेना का मुख्य उद्देश्य था शांति स्थापित करना। देखो यहाँ पर बताया भी क्या है, 1987 में भारत ने श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ। हालांकि जो सेना है वो 1985 में गई, 86 में गई थी, और इसके बाद में 1987 से लेकर 48 के बीच में हम देखते हैं कि ये वापस भी आ जाती है, 49 के समथिंग में ये वापस आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं तमिलों की क्षेत्रीय अखंडता जो है उसको ऊपर भी चोट लगती है, उनका मानना है। भारत की तरफ से IPKF भेजी गई थी। IPKF क्या है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स नाम याद रहता है तो आपको याद रखना, भारत ने शांति सेना वहाँ पर भेजी थी, और शांति सेना का बेसिकली काम क्या था, वहाँ पर शांति स्थापित करना। परंतु वहाँ पर दूसरी तरफ लिट्टे है, एक संगठन है, इसका नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। जो लिट्टे है, इसने वहां पर क्या किया, सैन्य टकराव हुआ, जो कि भारत के साथ एक कठिन कठोरता और अनुभव रहा। यानी भारत ने बड़ी मुश्किल से अपनी वहां से जान बचाई, आप ये भी कह सकते हो। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर जो क्षेत्रीय अखंडता है इसको बनाए रखे, इसके बात पे भी जोर दिया गया है, याद रखना है। और राजनीतिक समाधान की भी बात इसके अंदर क्या है, कही गई है। अगला क्वेश्चन है, समकालीन भारत में शांति की गांधीवादी सिद्धांत की प्रासंगिकता बतानी है। भाई आज के ज़माने में भी गांधी की जो सोच है वो कहाँ तक रेलेवेंट है, तो रेलेवेंट है, सिंपल सी बात है। जनसंख्या बढ़ गई है, परंतु जनसंख्या बढ़ने के साथ लोगों की आवश्यकता बढ़ गई है, और उसकी वजह से अगर आप चाहो तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक बार कुछ पॉइंट्स को अपनी तरफ से भी हम ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बाकी ये तो है ही है। सांप्रदायिक सद्भाव और समावेशी, देखो संप्रदाय का आपस में सद्भाव है, सामाजिक समावेशन है। इसका मतलब क्या है कि समाज में लोग एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। गांधी जी की अगली विचारधारा क्या है, अहिंसा का विरोध। गांधी जी ने कहा रखा है कि भाई चाहे अपने आस पड़ोस में, चाहे दूर में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आपको हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। अगला है आपका ग्राम स्वराज और समावेशीकरण। गांधी जी का कहना था ये इस वाले पॉइंट में कि भाई गांधी जी का ये कहना था कि हमारे देश के जो राज्य हैं वो तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं, उसमें हमें इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु मेन बात किसकी आती है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर पर्यावरण ज़्यादा अच्छा तो है, परंतु वहाँ पर लोगों का आपसी जुड़ाव नहीं है। तो ये भी याद रखना आप सभी को। नैतिक नेतृत्व का मतलब क्या है और जवाबदेही का मतलब क्या है। नैतिक नेतृत्व का मतलब है जो देश है उनके लोगों के बीच में आपसी सहयोग जो धीरे धीरे क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता सद्भावना पर गांधी जी के विचार दीजिए। तो गांधी जी आप सभी को पता है शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने स्वराज की बात करी है, उन्होंने अहिंसा की बात करी है, और अनिवार्य रूप से अगर हम देखें तो गांधी जी का विश्वास था कि भारत की आज़ादी के बाद में भारत में एकता जब तक नहीं होगी जब तक हिंदू और मुस्लिम को हम एक नहीं करेंगे। और ऐसा हुआ भी, भारत की आज़ादी के टाइम पे पहले ही हुआ था कि भाई हिंदू और मुस्लिम की जो बटाव था उन बटाव को कम करके उनको एक करने का काम था। धर्म की गांधीवादी व्याख्या, भाई गांधी जी का कहना था कि धर्म का पालन केवल छोटे बच्चों को ही करना चाहिए, इसके अलावा और किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक कारण क्या करता है, हमारे भेदभाव को ज़्यादातर बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज में संघर्ष की क्या भूमिका है या क्या मूल कारण है। ठीक है? इसमें आप सिंपली कहोगे कि समाज में संघर्ष का सबसे प्रमुख कारण संसाधन की सीमित है। देखो हमारे समाज में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, और उन संघर्ष का मूल कारण क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है, सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन का मतलब समझते हो आप, संसाधन कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में।
और उन संसाधनों का असमान वितरण है, जैसे कहीं पर रोजगार ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर लोग ज़्यादा कुछ कर लेते हैं, कहीं पर कम कुछ कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग जो है अपने क्षेत्रों को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। ये आपको ये भी क्लियर होगा, तो इसमें भी आप पॉइंट्स लिखना चाहो तो आप पॉइंट लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है शांति के अध्ययन में नारीवादी दृष्टिकोण। तो भाई नारीवादी दृष्टिकोण तो सिंपल सी बात है कि भाई महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करती है, इसे मृत सत्ता भी कहते हैं हम। और सार्वजनिक रूप से इसने क्या कर दिया है, जो भी अंतर पाया जाता है वो अंतर इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया। शांति प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी या महिलाओं की भूमिका है, संरचनात्मक कार्य में क्या है, और साथ ही साथ में सुरक्षा की पुनर्संरचना में अपनी तरफ से क्या क्या कार्य किए गए। तो ये आप सभी का फिर लास्ट में निष्कर्ष आ जाएगा। निष्कर्ष लिखने के बाद में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भूटान की जातीय संघर्ष। तो भूटान में भी ऐसे ही एक अल्पसंख्यक है, एक बहुसंख्यक है। आपका दो नाम है, पहला नाम है आपका, क्या नाम है, लोत्साम्पा और दूसरा है आपका दुर्कमा। ये दो नाम है आप सभी के, कहाँ के, भूटान की जातियों के। और हमने 1980 के 90 के दशक में देखा कि भूटान के अंदर क्या हुआ है, पावर कट हुआ। और भूटान जो है बेसिकली वहाँ पर जातीय संघर्ष की वजह से हम वहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा विवाद भी उत्पन्न होता है, और ये क्षेत्र पूरा का पूरा विवादित रहता है इसकी वजह से। भूटान की सरकार क्या करना चाह रही थी, भूटान की सरकार करना चाह रही थी एक देश एक पहचान की नीति के तहत इस देश का जो है आपका दुर्कप्पा संस्कृति, जो तिब्बत के मूल है, वो राष्ट्रीय रूप से पहचान स्थापित करेंगे। लेकिन जो लोग ऐसे हैं, आपका ड्रिगलास है, वो क्या करेंगे, वो बेसिकली अपने संघर्ष को सीमित नहीं कर पाएगी, तो उस संघर्ष को थोड़ा सा उस तरीके से रख सकती। अगला कॉन्सेप्ट है आप सभी का नागरिकता का कानून। अगला कॉन्सेप्ट है आप सभी का विस्थापन और शरण। और अगला कॉन्सेप्ट है आपका संघर्ष की समाप्ति। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब है भूटान के संघर्ष में क्या क्या हुआ। तो नागरिकता की भूमिका क्या हो रही, वैश्वीकरण के अंदर आप ऐड कर सकते हो थोड़ा सा। अगला कॉन्सेप्ट है आप सभी का संघर्ष के कारणों और स्रोतों को बताइए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आप सब वैसे ही पढ़ के कर लोगे। अगला क्वेश्चन है उपवास का क्या अर्थ है और उसके उद्देश्य को बताइए। देखो उपवास क्या है, इसके बारे में बताना है और इसका अर्थ बताना है। अगला कॉन्सेप्ट है आप सभी का गांधीवादी विचारधारा और व्यवहार के मूल सिद्धांतों पर टिप्पणी कीजिए। गांधी जी की क्या क्या विचारधारा थी, मूल बातें क्या थी, और इस पे हमको क्या करनी, टिप्पणी करनी। साधन और साध्य की पवित्रता। साधन का मतलब बताया था वस्तु, और साध्य का मतलब है उस पर चलने वाला मार्ग। तो हमको क्या करना है, अपने जिस भी लक्ष्य के लिए जाना है, हमें उन ऐसे मार्गों को चूज करना है जो सीधा हमें अपने लक्ष्य तक क्या करे, ले जाए। सर्वोदय की बात करती है, अभी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है माफी या क्षमा के बारे में गांधी जी का क्या विचार है। गांधी जी ने माफी के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्वोच्च विचार लिखा है। गांधी जी ने इसे कमज़ोर नहीं बल्कि एक महान शक्तिशाली साहस के रूप में कार्य करता है। क्या भाई, क्यों, क्योंकि जब हम एक अच्छी तरीके से लेवल पे आते हैं तो हम उसका उपयोग बहुत ज़्यादा देख पाते हैं। अगला समय का शास, पाप की घृणा से पढ़े, और इसके बाद में घृणा और रक्ष, इसके बाद में आपका था व्यवहारिक सीमाएं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है शांति गठन का मिशन। इस तरीके से आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है, जो एक चिपको आंदोलन है, ये भी कर लेना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में सामाजिक और उसकी क्या विशेषता है, आर्थिक क्या विशेषता है। और लास्ट क्वेश्चन है म्यांमार में आंदोलन क्यों हो रहा है, गांधीवादी का उस पर क्या रोल है, गांधी जी जो है वो कहाँ तक इसको रोकने में सक्षम है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके पेपर में पूछने आने वाले हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें।